रिटायर होते वक्त हम सभी एक जैसी ही चीजें चाहते हैं। हमें एक घर चाहिए, एक कार, अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और जिंदगी भर अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड। हम सभी गरीबी से बचना चाहते हैं और एक आरामदायक जिंदगी जीना चाहते हैं। जब लोग इन गोल्स को पाने की सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इसके लिए उन्हें काफी अच्छी सैलरी और बहुत ज्यादा सेविंग्स करना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये गोल्स एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर बनकर भी हासिल कर सकते हो। मुश्किल यह है कि इसे ज्यादातर स्कूलों या घरों में नहीं सिखाया जाता है, इसलिए लोगों को कहीं और से सीखना पड़ता है। अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हो तो आप अपने पैसे गंवा देंगे, चाहे आपकी सैलरी कितनी ही क्यों ना हो। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आप वो पा सकते हो जो आप चाहते हो। ऑथर डेव चिल्टन को अपने बच्चे से पैदा होने से 4 महीने पहले एहसास हुआ कि उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। डेव अच्छे मार्क्स से कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे और पेशे से वह एक प्रोफेसर है। वो और उनकी पत्नी सुजैन अच्छे और आरामदायी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन डेव एक मैगजीन में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे और वह परेशान हो गए। उन्होंने कुछ क्वेश्चन पढ़े, जैसे कि घर की ईएमआई प्लान करना, रिटायर होने के बाद के सेविंग प्लान्स, इंश्योरेंस प्लान और भी काफी कुछ। डेव चिंतित थे क्योंकि उन्हें इन सब का जवाब नहीं आता था। उन्हें काफी कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आए। डेव ने उन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू किया जो वो हासिल करना चाहते थे। उन्हें एक आराम की जिंदगी चाहिए थी, गाड़ी, घर, अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और एक अच्छी लाइफस्टाइल। उनकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन उनकी आगे की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं थी। अपनी फैमिली के लिए देव ने सोचा कि उन्हें अपने गोल्स के हिसाब से अपने फाइनेंस की प्लानिंग करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या आपने अपने फाइनेंस प्लान करे हैं या फिर आपने भी डेव की तरह उन्हें इग्नोर कर दिया है? भले ही आपके गोल्स अलग हो, लेकिन फिर भी आपको उन्हें हासिल करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत होती है। अ सरप्राइजिंग रेफरल, आप एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। ज्यादा पैसे पाने के लिए आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब करने की जरूरत नहीं है। एक कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि इन्वेस्ट करना, सेव करना, सही इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान लेना। डेव चिल्टन एक ऐसे इंसान को ढूंढने लगे जो उन्हें ये सारे स्टेप समझा सके। उन्हें ये सारे स्टेप सीखने थे ताकि वो अपने और अपनी फैमिली के लिए सही चॉइस कर सके। किसी ने डेव को कहा कि उन्हें रॉय मिलर से मिलना चाहिए क्योंकि वही है जिन्हें इन सब के बारे में पता है। रॉय मिलर कौन है? वो खुद एक वेल्दी बार्बर है। रॉय लॉ की पढ़ाई कर रहे थे जब उन्हें पता चला कि उनके पिता को दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से गुजर गए हैं, तो उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़कर अपने होम टाउन के वापस जाना पड़ा। उस समय रॉय ने अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाने का फैसला किया और उनकी मां ने एक मेड के तौर पर काम शुरू किया। उन्होंने अपने पिता की बार्बर की दुकान संभाला और अपना सारा एक्सपीरियंस उसमें लगा दिया। रॉय को अपनी बार्बर वाली जॉब बहुत ही पसंद थी। उन्हें लोगों से मिलना जुलना और बातें करना पसंद था। अपनी जॉब की शुरुआत में उन्होंने हेयर ट्रैक बनाया जो बिल्कुल अलग अप्रोच थी। ज्यादातर ट्यूसडे को वो सबसे कम पैसे कमाते थे क्योंकि रिफाइनरीज के वर्कर्स उस दिन अपनी जॉब छोड़कर बाल कटाने नहीं आते थे। इसलिए रॉय ने अपने ट्रक के पीछे एक छोटा सा सलून बना लिया और उन्हें वर्कर्स से पास ले जाया करते थे। वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसे बाकी दिनों में रिफाइनरीज पर जाने के लिए 2 लोगों को काम पर रखना पड़ा। अपने बार्बर के काम से इतना सफल होने के बाद भी रॉय सेटिस्फाइड नहीं थे। हालांकि वो अपनी माँ और बहन की पूरी तरह देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई भी सेविंग नहीं थी। वो समझ गए थे कि अब उनके मनी मैनेजमेंट को सीखने का वक्त आ गया है, क्योंकि रॉय को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का तरीका किसी भी बुक या मैगजीन में नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अपने शहर के सबसे अमीर आदमी मॉरिस वाइट से मिलने का सोचा। मिस्टर वाइट से बात करने के बाद रॉय ने वो सब सीख लिया जो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जरूरी है। मिस्टर वाइट ने उन्हें फाइनेंशियल सफल होने का सबसे बेस्ट तरीका बताया, साथ ही में इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के बारे में भी बताया। मिस्टर वाइट की वजह से अब रॉय एक गरीब इंसान से अमीर इंसान बन गए हैं, जिसके पास एक लेक हाउस है, अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग है, कई इन्वेस्टमेंट्स है और अच्छा सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान है। रॉय को अब तक वेल्दी बार्बर के नाम से पहचाना जाने लगा, जो दूसरे लोगों को फाइनेंशियली सफल होने में मदद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं द 10% सॉल्यूशन। जब लोग अपना फाइनेंशियल गोल हासिल करना चाहते हैं, वो ज्यादातर सेविंग्स और बजट
बजटिंग पर ध्यान देते हैं। वे या तो अपने कुछ पैसे फ्यूचर के लिए बचाते हैं या फिर अपने खर्चे कम कर लेते हैं। हालांकि इन तरीकों से फ्यूचर के लिए ज्यादा सेविंग्स नहीं हो पाती। सबसे सही तरीका अपनी सैलरी का 10% अलग रखना है और उन्हें अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है। हालांकि अभी आपके लिए 10% निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप कुछ अलग तरीके का यूज कर सकते हो, जैसे कि हर महीने अपने आप सैलरी से 10% कट जाना। 10% वाला तरीका सबसे अच्छा है क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल रकम और उसके इंटरेस्ट दोनों पर कमाया गया इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपका पैसा बढ़ता ही जाएगा। आगे जाकर फ्यूचर में आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स होगी। अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। जब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें प्रोफेशनल सलाह और मैनेजमेंट टिप्स भी मिलती है। म्यूचुअल फंड्स में कई सालों तक इन्वेस्ट करने से आप ज्यादा सेविंग्स कर पाते हो। 10% इन्वेस्ट करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। लोन लेकर ऐसा किया जा सकता है जिसे छोटी छोटी कम अमाउंट में इंस्टॉलमेंट में चुकाया जा सकता है। उस एस्टेट के रेंट से इंस्टॉलमेंट को चुकाया जा सकता है। फिर आप जब चाहो ज्यादा पैसों में उस एस्टेट को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। सिर्फ इस 10% को रूल को अपनाकर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ऐसा ही कुछ वेल्दी बार्बर के एक कस्टमर के साथ हुआ। ये कस्टमर एक आदमी था जिसने अपने पापा से यही लेसन मिला था, हर साल अपने पैसे को 10% इन्वेस्ट करना। उस कस्टमर के फ्यूचर के कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थे, उनका कोई भी रिटायरमेंट प्लान नहीं था और वे सेविंग्स और बजटिंग भी नहीं करते थे। वे अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे भी नहीं चुका पा रहे थे। उन्होंने कमोडिटीज मार्केट में एक्सपेरिमेंट करते हुए $15,000 गंवा दिए। मुश्किल यह थी कि वे एक टीचर थे, इसलिए उनकी कोई ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं थी। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि बिना फाइनेंशियल प्लान्स के बारे में जाने उन्हें 10% रूल के बारे में पता था और उन्होंने इसे अपनाया भी। इस रूल की वजह से उनकी $6,50,000 की नेटवर्थ हो गई। उसमें से करीब $1.5 लाख उनके घर और बाकी चीजों का था, लेकिन बाकी का पैसा 10% रूल से ही आया था। 10% रूल को यूज करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, भले ही चाहे इंसान फाइनेंशियल प्लानिंग में कितना ही बुरा क्यों ना हो। अपनी इनकम का थोड़ा सा पैसा अलग रखकर, चाहे वो $30 या $40 ही क्यों ना हो, आप आगे जाकर उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। क्या आप शुरू करने के लिए एक्साइटेड हो? आप अच्छे रिजल्ट्स जरूर देखोगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है लाइफ इंश्योरेंस चुनना, क्योंकि हम सब में से कई लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। हमें कई अलग अलग तरह की लाइफ इंश्योरेंस या डीलर्स से मिलना पड़ता है जो हमें अनगिनत डील बताते हैं और हम कई बार गलत इंश्योरेंस भी ले लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आपके मरने के बाद भी आपकी फैमिली को सपोर्ट करता है। लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त कई सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपकी फैमिली में कोई भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास अपने अच्छे पैसे जमा है जिससे आपकी फैमिली को कोई परेशानी नहीं होगी, तब आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी बात ध्यान में रखनी होती है क्योंकि हो सकता है आप एक लाइफ इंश्योरेंस ले जिसकी आपको कोई जरूरत ही ना हो। कुछ लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस में अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मरने के बाद उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। डेव चिल्टन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वेल्दी बार्बर से बात करने के बाद उन्होंने वो सारे फैक्टर्स लिखे जो एक लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला फैक्टर था वो पैसे जो फैमिली की किसी भी पुरानी डेब्ट को चुकाने के लिए चाहिए थे। दूसरा फैक्टर था सारे खर्चे को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इंसान के फ्यूनरल एक्सपेंसेस या फिर बच्चे की पढ़ाई के एक्सपेंसेस। तीसरा फैक्टर है पूरे साल के पैसे का हिसाब लगाना जो आपके परिवार को आराम से जीने के लिए चाहिए। चौथा फैक्टर है महंगाई। ये सबसे जरूरी है। महंगाई की वजह से फ्यूचर में हर चीज के पैसे बढ़ते हैं, जिस वजह से हर चीज और ज्यादा महंगी हो जाती है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डेव को एहसास हुआ कि उन्हें अभी के मुकाबले एक ज्यादा बड़ा वाला इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। आपको भी अपनी विल्स और लाइफ इंश्योरेंस को फिर से देखने की जरूरत है। क्या आपने सही चुनाव किया है? खैर, आप हमेशा अपने फैसले बदल सकते हो और उन्हें बेहतर भी कर सकते हो। होम स्वीट होम। आप या तो घर खरीद सकते हो या फिर उसे किराए पर ले सकते हो। चाहे ये हर जगह माना जाता है कि हर कोई एक घर ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर लेते वक्त कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। घर सिर्फ तभी खरीदना चाहिए जब ये सारे फैक्टर्स ध्यान रखे हो। अगर आप किसी एक जगह लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं, तब वहाँ घर लेना बिल्कुल ही सही है।
इसके साथ ही अगर आपकी जॉब स्टेडी है जिससे आप घर के लिए लोन ले सकते हो तो आप घर ले सकते हो। आखिर में अगर आपका परिवार बड़ा है तो आपको घर खरीदना चाहिए। हालांकि बाकी केसेस में आपको घर रेंट पर ले लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको अलग अलग जगह पर रहना पसंद है तो आपको घर खरीदना नहीं चाहिए और एक छोटी जगह लेना बेहतर होगा ताकि आप दूसरे कामों में अपने पैसे बचा सके, जैसे कि यार्ड, गार्डन और बाकी चीजों का ध्यान रखना। आप अपने बचे हुए पैसे किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में। कुछ लोगों के लिए सही तरीके से घर खरीदना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि डेव के पेरेंट्स ने अपना घर $15,000 में खरीदा था। आज उसकी कीमत करीब $2.5 लाख है, जिसका मतलब है डेव के लिए पेरेंट्स को 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है और भी कई फायदे हैं। इसलिए डेव के पेरेंट्स ने सिर्फ $3,750 की डाउन पेमेंट देकर घर ले लिया और फिर बस $11,250 देने ही बाकी थे। घर की इंस्टॉलमेंट उतनी ही जितनी रेंट की होती। इसका मतलब है कि डेव के पेरेंट्स ने $3,750 इन्वेस्ट किए और उसे $2.5 लाख की प्रॉपर्टी बदले में मिल गई। उस प्रॉपर्टी को खरीदना एक सही फैसला था क्योंकि उनकी जॉब स्टेबल थी और 2 बच्चे थे। डेव के पेरेंट्स ने उस प्रॉपर्टी को अपने घर की तरह यूज किया। उन्होंने ऐसी जगह ढूंढी जहां वे लंबे समय के लिए रहना चाहते थे और उसी जगह घर ढूंढा। ये सारे हालात यही बताते हैं कि घर को खरीदना ही सबसे अच्छा और सही तरीका था। घर खरीदते वक्त या फिर किराए पे लेते वक्त आपको केयरफुल रहना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो अभी जवान है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने वाले हैं। उन्हें दबाव में नहीं आना चाहिए और बल्कि वो करना चाहिए जो उनके लिए बेस्ट है। सेविंग अपने पैसों को सही जगह प्लान करने का मतलब है कि अपने बजट को रोज ऑब्जर्व और प्लान करना। हालांकि अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करना आपके फाइनेंस में एक जरूरी रोल निभाता है। अपने रोज के खर्चों को प्लान करना भी काफी असर डालेगा। अपने घर की चीजों के लिए बजट बनाने का मतलब है कि अपने महीने के खर्च और अपने परिवार के खर्च के तरीके को ऑब्जर्व करना। ऐसा करने के लिए आप अपने सारे छोटे छोटे खर्च लिख सकते हैं, जैसे कि बाहर खाना या फिर पेट्रोल भरवाना। फिर आप जो भी रोज चॉइस बनाते हो उससे आपके बजट पर भारी असर पड़ सकता है। आपके खर्चों को ट्रैक करने से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आप आगे और कितना सेव कर सकते हो। ये आपकी कुछ आदतें बदलने में भी मदद कर सकती है, जैसे कि अपनी रोज वाली जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर पेट्रोल भरवाना। आखिर में आप देख पाओगे कि आप अपने फ्यूचर के लिए कितने पैसे सेव कर सकते हो। बिना अपने खर्चों का हिसाब रखे आप बेकार की चीजों पर अपने पैसे बर्बाद कर सकते हो, जैसे कि जॉन ने वेल्दी बार्बर की सलाह मानी और अपनी फाइनेंशियल समरी बनाई। जॉन ने देखा कि वह हर महीने रेस्टोरेंट में खाना खाने में $250 से भी ज्यादा खर्च करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह 1 साल में बाहर के खाने में करीब $3,000 खर्च कर देगा। जॉन बहुत शॉक हो गया। उसने तुरंत ही अपनी आदत बदलने का फैसला किया। वेल्दी बार्बर से बात करने के बाद देव ने भी फाइनेंशियल समरी बनाने का सोचा। उन्होंने हिसाब लगाया कि उनकी और उनकी पत्नी की महीने की इनकम करीब $3,300 होगी। 10% घटाने के बाद उनके पास $2,970 बचेंगे। पेंशन और इंश्योरेंस की पेमेंट के बाद महीने में बस $2,550 ही बचेंगे। मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी घर के खर्चे लगाकर उनके पास $1,200 बचे। चाहे ये पैसे बहुत कम लगे, लेकिन डेव उनकी पत्नी के उनके फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे अच्छी थी। उन्हें अपने जीने के तरीकों को ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि डेव और उनकी पत्नी अपनी पसंदीदा जिंदगी ही जी रहे थे। एक बेहतर फ्यूचर के लिए उन्हें किसी से भी उधार लेने की जरूरत नहीं थी। अपनी फाइनेंशियल समरी को ध्यान से देखने के बाद डेव और उनकी पत्नी ने सोचा कि वे फ्यूचर में एक कार खरीद सकते हैं। अपने $1,200 के बजट में हर महीने से पैसा बचाकर वे 3 साल में एक कार खरीद पाएंगे। वे दोनों बहुत ही खुश थे क्योंकि ये उनके पैसे थे और उन्होंने किसी से भी उधार नहीं मांगे थे। कई लोगों को हर हफ्ते, महीने या साल भर की फाइनेंशियल समरी बनाना बेकार लगता है। हालांकि जॉन ने बाहर खाना खाकर $3,000 बचाए, जबकि डेव 3 साल में एक कार खरीद सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे काम करके भी शानदार रिजल्ट मिल सकता है। द वेल्दी बार्बर बाय डेविड चिल्टन बुक में आपने सीखा कि फाइनेंशियल नॉलेज होना कितना जरूरी है, क्योंकि ये हमें स्कूल या घर में नहीं सिखाई जाती। अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज से आप अपने रहन सहन का तरीका मनचाहा कर सकते हो। इस बुक ने आपको वेल्दी बार्बर की कहानी बताई, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, लेकिन एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से वे फाइनेंशियली सफल हुए। इस बार्बर के पास अब सब कुछ है जो भी वो चाहते थे। आपने 10% रूल को समझा,
जो आपको पहले खुद के लिए पैसा बचाना सिखाता है। इसमें आप किसी भी खर्चे से पहले अपनी सैलरी का 10% अलग रख देते हो। ये 10% इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण बढ़ती जाएगी। आपने सीखा कि व्हील बनाना कितना जरूरी है, चाहे आप पे कोई भी डिपेंडेंट हो या नहीं। इसके साथ ही आपने उन फैक्टर्स के बारे में जाना जिन्हें लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए। इस बुक ने आपको सिखाया कि आपको किसी भी दबाव में आकर घर नहीं खरीदना चाहिए अगर वो आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट ना हो तो। ज्यादातर केसेस में किराए पर घर लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। हर महीने 20 या 30 डॉलर अलग रखकर आप अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ा लोगे। कड़ी मेहनत और अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेकर आप हर वो चीज कर पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो।